वेलकम बैक। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यार लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या हम लिक्विडिटी के हिसाब से अपनी एसएल हंटिंग होने से बचा सकते हैं, या फिर लिक्विडिटी को मास्टर करके उसमें अच्छी अच्छी स्नाइपर एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। आपको कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जिन जिन टॉपिक को आज हमने कवर करना है इस वीडियो के अंदर। तो अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से मास्टर करा जाता है, प्लस आप अपनी एसएल हंटिंग होने से कैसे बचा सकते हो। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं चार्ट की, और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी मैंने बैंक निफ्टी खोला है, पर ये मैं आपको सारे जितने भी चार्ट्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, उन सब में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई 3 मेन कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, और लिक्विडिटी से एसएल हंट कैसे होती है, और आप एसएल हंट से बच कैसे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जो लिक्विडिटी है, इट्स अ फ्यूल ऑफ मार्केट। ठीक है, इट वॉज अ फ्यूल ऑफ मार्केट। ठीक है, ये एक मार्केट का फ्यूल है। इसके बिना भाई कोई भी मार्केट हो वो रन नहीं कर सकती। सपोज करो आप पे कोई एक गाड़ी है। ठीक है, आप पे कोई एक गाड़ी है, अगर उस पर पेट्रोल नहीं होगा तो वो क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सेम वही चीज़ है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी कैसी होती है? ठीक है, और इसमें मेनली जो एसएल हंटिंग्स होती हैं वो क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट में तो आपको लग रहा है कि देखो मार्केट तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब मार्केट यहाँ से मूव करा था तो इस एरिया पे मार्केट मूव करा था, इस एरिया के बाद से एक बड़ा मूवमेंट आया था। ठीक है, तो मार्केट जब नीचे आया तो इसके बाद ही बूम करा। क्यों करा? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी मिली। क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितने भी बाइंग ऑर्डर्स लगे थे उनको सेल ऑर्डर करने के लिए मार्केट पहले नीचे आया। ठीक है, ताकि ये एक लिक्विडिटी फील हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, पर जहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी थी, तो मार्केट दोबारा से आके इस लिक्विडिटी को फिल करता है। देन मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है, देन यहाँ पे लिक्विडिटी थी तो मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी को फिल करता है। देन दोबारा मार्केट उठता है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, फिर मार्केट नीचे आता है। अगर आपने देखा होगा लिक्विडिटी की बात, तो देखो आपको पता है कि मार्केट में होते हैं 3 ट्रेंड, एक होता है अप, एक होता है डाउन, और एक होता है साइडवेज। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, मतलब अपने लास्ट हाई को ब्रेक करते हुए चलता है। पर मार्केट जब जाता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मार्केट सीधा ही ऊपर चले जाए, है सीधा ही ऊपर चले जाए। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाके थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी कैसी है? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यार अगर आपका पेट्रोल, आपके गाड़ी में सारा तेल खत्म हो गया तो आपको तेल तो भरवाना पड़ेगा ना, इसलिए मार्केट पहले ऊपर जाता है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर बूम करा तो ये एक पूरा एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, तो मार्केट आके उस थोड़ी सी लिक्विडिटी को फिल करता है, ग्रैब करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो हाई अप ट्रेंड हो, पर मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा सकता। हमेशा मार्केट थोड़ा पुल बैक लेते लेते ऊपर जाता है, कुछ इस तरीके से, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। समझे? वही सेम चीज़ होती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जब आता है नीचे, तो वो डाउन ट्रेंड में भी जब नीचे आता है तो अपने लास्ट हाई तक तो ज़रूर आता है। ठीक है, क्योंकि उसको पूरी लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं। तो मार्केट ऊपर आता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी लेता है, नीचे जाता है, फिर थोड़ी लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ी लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे आता है, फिर उसको इस जोन की पूरी लिक्विडिटी मिल जाती है, तो फिर वो एक अच्छा मूवमेंट देके ऊपर जाता है। और अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन भी करता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएल हंटिंग होती क्या है और एसएल हंटिंग बेसिकली होती क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सपोज करो कि हम 3 टाइप के लोग होते हैं बेसिकली। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखो, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हम रिटेलर्स, और दूसरे होते हैं बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और अगर इन दोनों केसेस में हम लोग बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं, और सपोज करो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, मतलब एक बुलिश मूव में है, तो हमें तो हमेशा ये सिखाया गया है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हमेशा हमेशा बाय करना चाहिए।
ठीक है। बट हम रिटेलर क्या होते हैं कि हम रिटेलर ना छोटी छोटी क्वांटिटीज बाय करते हैं। अगर मैं हूँ तो मैं यार 1000 लॉट थोड़ी बाय करूँगा, मैं कम से कम 4 5 6 7 8 लॉट बाय करूँगा। बट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हमेशा ना 1000 2000 10,000 लॉट्स बाय करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखो, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमें बताया गया कि हमें बाय करना है। अब अगर ना हम लोगों ने 10,000, हम सिर्फ रिटेलर्स ने, हम जितने भी रिटेलर्स हैं, हम सबको बेसिक ही सिखाया गया कि अप ट्रेंड में बाय करना है। तो अगर हमने अप ट्रेंड में 10,000 क्वांटिटीज हम सब ने बाय कर ली, और सपोज करो कि अगर इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि इंस्टीट्यूट्स को 2,000 क्वांटिटी चाहिए, उनको 2,000 क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, पर मार्केट में तो 2,000 क्वांटिटी बची ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे? अब वो दिमाग लगाएंगे। अब वो क्या करेंगे कि देखो, इस टाइम पे अब मैं आपको एक क्लियर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये है सपोर्ट, ठीक है, ये है सपोर्ट। मार्केट आया, अब यहाँ से इस लेवल तक सब लोगों ने, सब रिटेलर्स ने बाय करना चालू करा, ठीक है। अब जितने भी रिटेलर्स हैं उनने यहाँ पे बाय करा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, उन सब ने बाय कर लिया होगा। उनको पता है ना कि अगर मार्केट सपोर्ट पे आता तो हमेशा हमें खरीदना है, ठीक है, बाय करा। पर अभी तो इंस्टीट्यूट को भी चाहिए, पर इंस्टीट्यूट के लिए तो लिक्विडिटी मार्केट में बची ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे? अब वो करेंगे लिक्विडिटी का एसएल हंटिंग। अब एसएल हंटिंग कैसे होगी ये मैं बताता हूँ। अब क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूट था उनको चाहिए थी 2,000 क्वांटिटी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो 10,000 क्वांटिटी को बेच देंगे। मतलब वो खरीद नहीं रहे, वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्केट में अगर आप पे कोई चीज़ है नहीं ना, तो अभी भी आप उसको बेच सकते हो। अब वो क्या करेंगे, एक 10,000 क्वांटिटी को सेल करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट ना अपने सपोर्ट को ना तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब जब मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ, अब ब्रेक डाउन होने के बाद जब मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो जितनी भी एसएल हंटिंग होगी वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर्स थे उनने तो यहाँ पे बाय कर लिया था ना ऑलरेडी, उनको तो लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, और उनका जो एसएल था, स्टॉप लॉस था, वो सपोर्ट के नीचे था। तो उन सबका एसएल हिट हो गया ना यहाँ पे, तो उन सबकी पोजीशन क्लोज हो गई। अब उन सबकी पोजीशन क्लोज हो गई तो उनने जितने भी ऑर्डर थे, लाइक 10,000 ऑर्डर थे, वो सब बेच दिए। अब उनने सारे ऑर्डर बेच दिए, तो इंस्टीट्यूट ने वो सारे के सारे ऑर्डर बाय कर लिए, क्योंकि उनको तो खरीदने थे ना भाई। अब उन्होंने ऑर्डर बाय कर लिए। अब क्या हुआ कि हमें हमेशा ये भी सिखाया गया है कि जब सपोर्ट टूटता है तो हमेशा हमें सेल करना है। अब क्या है, रिटेलर्स ने सेल मारना चालू कर दिया। अब उनने सेलिंग क्वांटिटीज शुरू कर दी, ये उनने सेल क्वांटिटीज चालू कर दी। अब भाई जब मार्केट ऊपर जाएगा, अब क्या है कि इनने तो जो क्वांटिटी खरीदी, अब यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी हो गई, क्योंकि इनने सारी की सारी क्वांटिटीज बाय कर ली। तो अब ऐसे मार्केट एक बूम करेगा ऊपर की तरफ, तो जिससे कि जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेक डाउन में ट्रेड लिया था उनके भी ऐसे लेट हो जाएंगे। अब इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट है वो तगड़ा पैसा बनाएगा। अब पैसा बनाने के बाद हमें ये भी तो जानना होगा कि वो सेल कब करेगा, क्योंकि अब अगर उन्होंने 10,000 क्वांटिटी खरीद ली तो उनको बेचनी भी तो पड़ेगी। क्या करेंगे 10,000 क्वांटिटी का? तो अब क्या होगा कि जब मार्केट अपने लास्ट सपोर्ट में आएगा, ठीक है, तो यहां से सब लोग सेल करेंगे, ठीक है, पर वो क्या करेगा कि फिर वो क्वांटिटी को बाय कर लेगा, और ये सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाएगा, जिस वजह से जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो वो सारी क्वांटिटीज को बेच देगा। पहले वो खरीदेगा, अब जब खरीद रखी है क्वांटिटीज तो मार्केट ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब जब ब्रेक हुआ तो सब लोगों ने यहाँ पे क्या करा, बाय करना चालू कर दिया, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अब उनने क्या करा, ब्रेकआउट होने के बाद ये सारी क्वांटिटीज को बेच दिया, क्योंकि अब सब खरीदने वाले हैं ना, अब मार्केट में सब लोग बाय करने वाले हैं। तो बाय करा सब लोगों ने, तो यहाँ पे बेचने वाला भी तो होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने सब कुछ बेचा और रिटेलर्स ने खरीद लिया। अब जब सब कुछ बिका मार्केट में, अब जहाँ पे अब जब वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं बची तो मार्केट फिर अपने जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें चलता है। पर जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स अपना दिमाग चलाते हैं तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क में रहना होना चाहिए। मतलब आपको हमेशा एकदम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना चाहिए। अब जो लिक्विडिटी होती है उसकी कैंडल्स कैसी दिखती है, लिक्विडिटी कैंडल्स अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से होती हैं। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड।
लिक्विडिटी कैंडल्स ना कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की कैंडल्स होती है लिक्विडिटी की, जिनकी ना विक जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और बॉडी जो है नॉर्मल होती है, पर वो फिर भी अगर ये लिक्विडिटी कैंडल तो उसको तो रेड में क्लोज करना चाहिए, पर ये फिर भी क्यों एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन रही है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गया ना, यहाँ पे सपोर्ट था, लिक्विडिटी हंट हुआ तो इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ थे, तो मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कुछ इस तरीके से। मैं आपको लिक्विडिटी का एग्जांपल भी दूंगा काफ़ी सारे, ठीक है। बैंक निफ्टी में जितने भी यहाँ पे मैनिपुलेशंस होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा वो दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी का एग्जांपल है कि यहाँ पे देखो जितने भी रिटेलर्स होंगे उनके लिए सपोर्ट होगा, ये एरिया एक सपोर्ट का होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी पता है हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो इस कैंडल पे लोगों ने सेल करा होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होंगे वो होंगे यहाँ इस साइड पे, और टारगेट होगा लास्ट रो तक का। अब क्या है, मार्केट को चाहिए, अब उनको सेलिंग क्वांटिटीज चाहिए, पर उनने वो बाय कर ली, तो जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बूम आया और यहाँ पे एक एसएल हंट हुआ। अब जब यहाँ पे एसएल हंट हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल से अपनी वो पोजीशन काट दी और एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चालू कर दिया। अब ये पोजीशन क्यों बनाई? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। हाँ, ये अच्छा ब्रेकआउट है, बट एसएल हंट होने के बाद है, क्योंकि जब मार्केट को चल गया पता कि हम सबने बेचे, तो उन सबने खरीदना चालू कर दिया, जिस वजह से मार्केट गिरा और ये एसएल हंट हुआ। मार्केट ने अपना अच्छा प्रॉफिट बनाया और अपने सारे क्वांटिटीज़ को बेचने के बाद मार्केट अपने दोबारा रैली में आ गया और अच्छे से एक प्रॉपर मूवमेंट के साथ मार्केट चलने लग गया। जब देखो, अगर लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है, देखो मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल के साथ देता हूँ। अगर आप शार्क के साथ चलोगे और अगर आप शार्क के पीछे चलोगे तो आप सेफ हो, या फिर अगर शार्क आपके पीछे चलेगी और आप आगे चलोगे तो सेफ हो? ऑब्वियसली आप इस एरिया पे सेफ होगे। क्यों? क्योंकि अगर शार्क शिकार करेगी तो उसके थोड़े थोड़े टुकड़े आपको ही मिलेंगे जो भी आप खाओगे। तो ये चीज़ होती है, अगर आप इंस्टीट्यूट्स के साथ चलोगे, अगर आप एसेट हंटिंग से बचोगे, आप डिमांड एरिया सप्लाई एरिया को ट्रेड करोगे, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी से बचना है या फिर इंस्टीट्यूट्स के साथ ट्रेड करना है तो हमेशा आपको सप्लाई डिमांड जोन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमेशा उसमें ट्रेड करोगे डिमांड जोन सप्लाई जोन, तो आप इंस्टीट्यूट्स के साथ चल के अच्छा पैसा बनाओगे, ना कि रिटेलर्स की तरह जहाँ पे आप अपनी एंट्री खत्म करोगे वहाँ पे रिटेलर्स आपकी एंट्री चालू करेंगे, ठीक है। ना कि रिटेलर्स की तरह आप अपना पैसा डुबाओगे, आप एक अच्छा पैसा कमाओगे। कुछ इस तरीके से आपको अपनी स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक यहाँ पे एक अच्छा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप के बाद भी अगर आपको ट्रेड लेना है ना, तो आपको हमेशा ना लिक्विडिटी स्वीप की लास्ट जो वीक होती है उसका ब्रेकआउट होने का वो होना चाहिए वेट। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में, जो कि आया भी है। यहाँ पे मैं आपको और भी काफ़ी सारे एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सारे एग्जांपल होते हैं इस केस पे। तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पे आपको एक अच्छे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, अच्छे टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली चल जाएगा पता कि यहाँ पे कैसे करके होता है। देखो, बहुत अच्छा लिक्विडिटी स्वीप। अब जितने भी रिटेलर्स हैं उनके लिए तो भाई ये एक क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब क्या है, सेम चीज़ है। जिन लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि यार हम बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया था मार्केट, जितने लोगों ने सोचा होगा कि यार यहाँ पे बाय करा जाता है, फिर क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट से अपना वही गेम चलाया और यहाँ पे उनकी एसेलेंट करा। फिर जितने लोगों को लगा कि यार इसका तो ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं शॉर्ट की, तो फिर मार्केट ने खरीदा, जो कि इंस्टीट्यूट ने खरीदा, फिर मार्केट बूम करा, उनका भी एसेल हंट करा, बस सिंपल थिंग। उसके बाद एसेल हंटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया, ये और ये इतना अच्छा ब्रेकडाउन कैसे रहा? क्योंकि हमें वेट करना है कि लास्ट हाई जब ब्रेक हो। अब जो लास्ट हाई ब्रेक हुआ है, अब देखो, अगर आप ना लास्ट हाई ब्रेक होने का वेट नहीं करते, सपोज करो आप इसका वेट नहीं करते, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी एक लिक्विडिटी हंट हुआ है। ये देखो क्यों हुआ लिक्विडिटी हंट? जिन लोगों ने यहीं पे ट्रेड लिया है उनका एसएल यहीं तो होगा, इस साइड पे होगा, तो बस उनका एसएल हिट हो गया, सिंपल बात है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है इंस्टीट्यूशंस के साथ, या फिर आपको कन्फर्मेशन एंट्री लेनी है। जब तक आपको एक कन्फर्मेशन एंट्री ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको एक कन्फर्मेशन एंट्री मिल रही है तो आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको।
और अगर मैं वही चीज़ आपको सेम दिखाऊं कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं गोल्ड के चार्ट में दिखाऊं, तो गोल्ड में भी सेम थिंग होती है, और गोल्ड में तो बल्कि ज़्यादा लिक्विडिटी हंट होता है। ये देखो भाई कहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं है, ये कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट है, ये देखो ये कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट है, ये देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट है, ये देखो भाई ये, ठीक है, कितने सारे लिक्विडिटी हंट्स होते हैं, ये देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट है। मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ, ये देखो ये कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। और काफ़ी सारे हंट्स हैं जो लिक्विडिटी हंट हुए हैं इसमें, ये देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी हंट हुआ है, ये भी कितने सारे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई होगी, ठीक है। ये भी एक लिक्विडिटी हंट नहीं मानोगे आप, क्योंकि लिक्विडिटी हंट की जो बॉडी होती है ना, देखो ये एक सपोज करो एक कैंडल है, ठीक है, और उसकी जो विक्स होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, ना कि कैंडल बड़ी होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिक्विडिटी हंट होता है बस। ये देखो अब आपको लिक्विडिटी हंट से बचना कैसे है, ये मैं आपको एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूँ कि आपको लिक्विडिटी हंट से बचना कैसे। देखो सबसे देखो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा देखो इन चीज़ों में फोकस करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कंफर्मेशंस एंट्री लेनी होगी, ठीक है। एंट्री लेनी होगी। दूसरी चीज आपको ट्रेंड के साथ रहना होगा, ठीक है। नहीं ट्रेंड नहीं, आपको ब्रेक आउट्स कंफर्मेशंस, ठीक है। आपको इन दो चीज़ों का हमेशा देखना है कि कंफर्मेशन एंट्री मीन्स अगर आपका ये रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा कंफर्मेशन है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, हो सकता है ना मार्केट उठ जाए, तो इस बात का कंफर्मेशन के लिए आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, कोई ऑक्सीलेटर यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार इसमें भी कंफर्मेशन मिल रही है और एक इसमें भी कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सपोज करो ये EMA है, अगर इसके साथ साथ EMA ब्रेक हो रहा है तो हाँ यार आप पे दो कंफर्मेशन है, आप ट्रेड ले सकते हो, बट आप पे एक भी कंफर्मेशन है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट कंफर्मेशंस के लिए आपको क्या करना है, ब्रेकआउट कंफर्मेशंस के लिए आपको हमेशा सप्लाई डिमांड यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ और रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेना है, चलो अगर ये भी नहीं कर सकता आप सप्लाई डिमांड, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा रिटेस्ट के बाद कैसे ट्रेड लिया जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये देखोगे अगर आप, तो ये क्या हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में एक ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे ब्रेक हुआ है रेजिस्टेंस एरिया, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको तो पता होने नहीं वाला कि कब लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो जब ब्रेकआउट हो ना तो आपको वेट करना है कि वो एक बार उसी सपोर्ट में आए और एक ग्रीन कैंडल बनाए, ताकि आप अपने ट्रेड एंट्री करो। और भाई रिटेस्ट के बेसिस पे ट्रेड लेना काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और सपोज करो रिटेस्ट नहीं होता, मार्केट सीधा अंदर आ जाता है, तो तब आपको सेलिंग ट्रेड प्लान करनी है, मतलब मार्केट ऊपर गया और जल्दी अंदर आ गया, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी हंट हो चुका है, अब आप ट्रेड ले सकते हो। आपको कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना है या फिर फर्स्ट ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भाई बहुत रिस्क होता है, ठीक है। पहले के ज़माने में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड लेना काफ़ी ईजी होता था, बट अब भाई बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज मार्केट में बिल्ड हो रही हैं कि यार ये हो गया तो लिक्विडिटी स्वीप कर लो, ये हो गया तो इंस्टीट्यूशंस के बेसिस में, भाई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड ले रहे हो, तो आपको हमेशा अपना TP और SL ज़रूर से लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी ये दो चीज़ें नहीं लगाओगे ना भाई, तो आप समझो आप बर्बाद हो भी सकते हो, इसमें क्लियर आप बर्बाद हो सकते हो, ठीक है। तो मेन जो डिसीजंस होते हैं ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जो मेन चीज़ें उनको आपको हमेशा फोकस करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और जो मैंने बताया आपको क्लियर्स को ध्यान रखना है। ओके बाय।